दिस इज एनिमे मिस्ट एंड दिस इज मी। इफ यू वांट टू नो अबाउट मी तो तुम्हें पता है क्या करना है। 20 के अब करीब है और आज की वीडियो तुम्हारे लिए भी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये है व्हाट इफ सिनेरियो। और आज की वीडियो ग्योमे पर है कि इस करंट जनरेशन का सबसे पावरफुल हशीरा अगर बाकी हशीरा से लड़ता है तो क्या होता है, क्योंकि तुम सबको भी पता है कि इस जनरेशन का सबसे पावरफुल हशीरा इसी को माना जाता है। और तुमने देखा भी था कि इस मीटिंग के दौरान जब ग्योमे क्लैप करता है तो उसका प्रेशर सबको खामोश करा देता है। लेकिन इसको स्ट्रॉन्गेस्ट मानकर चले ना जाना, शायद क्यों हशीरा ग्योमी को भी डिफीट दे पाए या ग्योमी को उसकी लिमिट्स तक पहुंचा दे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना एंड इस वीडियो का टारगेट ऑलमोस्ट 3000 लाइक्स है एंड सब्सक्राइब करके आगे जाना। अब मेरे लिए मुश्किल चीज ये थी कि इन हशीराज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सबसे वीक पॉइंट कौन सा है ये पता लगाना, और इससे भी मुश्किल चीज ग्योमी की वीकनेस, क्योंकि इस बंदे की ऑलमोस्ट कोई भी वीकनेस नहीं है। लेकिन काफी देर सर्च करने के बाद मुझे एक सबसे फजूल वीक पॉइंट मिला, बट मेरे ख्याल में ये काम कर सकता है और वो वीकनेस है ये हिज ब्लाइंडनेस। और ये बात भी तुम सबको पता होगी कि ग्योमी ब्लाइंड होने के बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्योमी देख नहीं सकता इसलिए वो अपनी बाकी सारी सेंसेस को शार्प कर लेता है। वो तो ठीक है भाई, पर इसमें वीकनेस कहाँ है? हाँ, वीक पॉइंट यही है कि अगर हशीराज ग्योमी की बाकी सेंसेस वीक कर देते हैं तो शायद काम बन सकता है, वरना हशीराज को पिन ड्रॉप साइलेंस होकर अटैक करना होगा, जो कि सिर्फ एक ही बंदे का काम है और वो तुम्हें पता है कौन है। अब ये वाला आइडिया मुझे कहीं से टॉप नॉच नहीं लगा, बट क्या करें, ग्योमी को हिराना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने वाटर हशीरा ग्यू से। ग्यू अपने आप में एक पावरफुल हशीरा है जिसकी ब्रीथिंग का सबसे टॉप नॉच एडवांटेज उसका डिफेंस है, और 11th फॉर्म को क्रिएट करके उसने अपने डिफेंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था, क्योंकि ये फॉर्म किसी भी अटैक को नलिफाई कर सकती है। बट ग्योमी इस फॉर्म को इजीली सरपास कर जाएगा, क्योंकि आकाज़ ने भी ग्यू की इस फॉर्म में उसको हिट किया था, तो ग्योमी के लिए ग्यू का डिफेंस तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इसलिए ग्यू को मारना ग्योमी के लिए आसान होगा। इस पॉइंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ये चीज कि ग्योमी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड तीनों में ग्यू से आगे है, और अगर ग्यू अपना मार्ग अवेकन कर भी लेता है तब भी वो ग्योमी को हिरा नहीं सकता। अब नेक्स्ट आता है रेंगोकू फ्लेम हशीरा। हाँ, ये वो हशीरा है जो ग्योमी को उसकी लिमिट्स तक ये कह लो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है, क्योंकि रेंगोकू की ब्रीथिंग स्टाइल फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस पे। इसलिए ये बंदा ग्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्यू की टेक्निक ज्यादा डिफेंस पे है और रेंगोकू की टेक्निक ऑफेंस पे, और इसका प्रूफ तुम मुगेन ट्रेन में देख आए हो। जितना डैमेज इसने अपर मून 3 को दिया था, अगर इसका हाफ भी वो ग्योमी को देने में सक्सेसफुल हो जाए तो ये बैटल बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि इसने ये ब्रीथिंग खुद मास्टर की थी, और अगर शिनजीरो उसको ट्रेन करता तो सोचो रेंगोकू कितना स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन तुम अभी भी एक चीज मिस कर रहे हो, और वो है इसका डीमन स्लेयर मार्क, जो कि हमें एनिमे में देखने को नहीं मिला। बगैर मार्क के जब उसने आकाज़ो को इतना डैमेज दे दिया था तो सोचो रेंगोकू विद मार्क कितना पावरफुल हो सकता है। और अगर रेंगोकू मार्क के साथ फाइट करता भी है तो भी वो ग्योमी को उसकी लिमिट्स तक ले जाएगा, बट रेंगोकू स्टिल लॉस्ट अगर वो अवेकन ग्योमी के साथ फाइट करता है तो, वरना रेंगोकू ग्योमी को उसकी लिमिट्स तक पुश कर ही देगा। लेकिन रेंगोकू के लिए ये फाइट विन करना बहुत मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट है शिनोबू। हम सबको पता है, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि उसकी स्विंगिंग स्ट्रेंथ बहुत वीक है, इसलिए वो डीमन का हेड नहीं काट सकती, एंड इसी वजह से शिनोबू ने इंसेक्ट ब्रीथिंग को मास्टर किया था, जो कि मेनली थ्रस्ट अटैक और स्पीड पे डिपेंड करती है। एंड शिनोबू बहुत ज्यादा फास्ट है, इवन तेंगिन से भी। हाँ, अब तुम कहोगे कि वैसे ही बोल रहा है, लेकिन खुद सर्च कर लो, शिनोबू रनिंग स्पीड से हटकर बाकी सारे एस्पेक्ट्स में बहुत फास्ट है। एंड यही चीज देखकर दोमो ने भी इसकी तारीफ की थी, बट नाउ द ओपोनेंट इज चैड। अब शिनोबू ना ही ग्योमी को कट कर सकती है और ना ही वो स्क्रैच दे सकती है, सो ग्योमी को एक ही चीज से बचना पड़ेगा, और वो है उसका थ्रस्ट अटैक, जो कि बहुत फास्ट होता है। लेकिन ग्योमी इसे हैंडल कर लेगा, और एंड में तुम्हें पता ही है क्या होगा, इसलिए मेरे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मोइचिरो। वी ऑल नो दैट ही बिकम हशीरा इन जस्ट 2 मंथ, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए वो मून 5 के ट्रैप में भी इजीली फंस गया था, और मून 1 के सामने जो इसने किया वो भी तुम्हें पता है। मोइचिरो शुरू में मार्क के साथ भी अटैक नहीं कर पा रहा था, और मुझे ये भी पता है कि वो साना में और रोबनाई से 2v1 लड़ा था। आई नो इसमें पोटेंशियल है, बट मिस क्रिएट करके वो इतनी देर तक ग्योमी से फाइट नहीं कर पाएगा। बट एक चीज मोइचिरो को हेल्प कर सकती है, और वो है उसकी 7th फॉर्म। ऑफ कोर्स ग्योमी के सेंसेस शार्प हैं, लेकिन इस फॉर्म में ग्योमी को शायद हिरा भी दे वो, क्योंकि 7th फॉर्म में मोइचिरो अपीयर और डिसअपीयर होता रहता है, और एंड पे अपने अपोनेंट को खत्म करने के लिए वो आगे मूव लेता है, वो भी बिना साउंड के। इसलिए अगर ग्योमी इस अटैक को रोक लेता है तो फिर मोइचिरो
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसने ना सिर्फ 2 मंथ में ट्रेनिंग करके हशरा का लेवल अचीव किया है, बल्कि इसने 7th फॉर्म भी इंट्रोड्यूस कराई है। एंड अगर मुजरो कुछ अरसा और जिंदा रहता तो उसने ग्योमी को सरपास कर जाना था। हाँ, अगर मुजरो के पास साना में जितना एक्सपीरियंस होता तब मुजरो जो करता वो वर्थ वाचिंग होता। बट अभी के लिए स्टेट में मेरा रिप्रेजेंटेटिव सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड अब बारी है मित्सुरी की, और मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे इतना एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में है। मित्सुरी मून 4 की मेन बॉडी से कुछ देर ही फाइट कर पाई थी और फौरन ही रो पड़ी थी। एंड इसके बाद नाकी में से भी लड़ते वक्त उसके अटैक्स मिस हो रहे थे। अब ये सारी बातें करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मित्सुरी को हशीरा के रैंक से हटा रहा हूँ। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि मित्सुरी का स्टेमिना इतना ज्यादा नहीं है कि वो ग्योमी को फेस कर पाए, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अब थर्ड पे है तेंगिन उजुई, जो कि शायद ग्योमी को हिरा भी दे और शायद नहीं भी, क्योंकि ये है साउंड पिलर जो कि बिना कोई शोर किए कहीं भी आ सकता है, और ये हमने सीजन 2 में देखा भी है। बट इस फाइट में तेंगिन के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डम्प्स आइडिया मुझे बहुत ही फ्लॉप लग रहा है कि अगर तेंगिन उजुई बिना कोई आवाज निकाले मूव लेकर उसके ईयर्स को डैमेज कर देता है, जो कि मैं करने नहीं वाला क्योंकि ये मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। और ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि ग्योमी अपनी सारी फाइट्स अपनी इंसेंसेस का यूज करके लड़ता है, और उधर से आगे देखा जाए तो तेंगिन उजुई के पास भी म्यूजिकल स्कोर टेक्निक मौजूद है, जो कि शायद इसमें काम आ भी जाए और शायद नहीं भी, क्योंकि ग्योमी के अटैक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे जिन्हें तेंगिन उजुई सिर्फ डॉज ही कर सकता है। क्योंकि अगर इधर से तुम ग्योमी के ये वाले सीन्स देखते हो तो तुम्हें तेंगिन उजुई कुछ नजर नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स तेंगिन ग्योमी से देर तक फाइट कर सकता है, लेकिन वो इस फाइट को जीतेगा नहीं। एंड हियर इज सेकंड लास्ट ओबनाई, और अगर ये भी 1v1 करता है तो एंड पे ओबनाई इस बैटल में हार ही जाएगा। हाँ, वो बात ठीक है कि ओबनाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साना में जितना नहीं है, इसलिए एंड पे ओबनाई ये बैटल लूज कर ही देगा। लेकिन अगर ओबनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से सानामा के साथ टीम अप करके लड़ता है तब चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि वो ग्योमी को डिफीट दे दें। एंड अगर रेंगोकू प्लस सानामा मिलकर ग्योमी से फाइट करते हैं तब तो ये बैटल स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट ग्योमी के लेवल की होगी। आई मीन तब फाइट होगी ग्योमी वर्सेस ग्योमी की। लेकिन हमारे पास अभी भी सानामा मौजूद है जो कि अकेले ही ग्योमी को बहुत टफ टाइम दे सकेगा, लेकिन इस 1v1 में इसको डैमेज बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो फाइट में अपनी बॉडी की परवाह नहीं करता। सानामा बस इसी चीज पे फोकस करता है कि अपने अपोनेंट को किस तरह मारना है और कितना बुरा मारना है, जस्ट लाइक रेंगोकू, मीन ऑफेंस। बट अगर सानामा ग्योमी के साथ अकेले फाइट करता है तब ये राउंड इक्वल के थोड़ा करीब हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ने मून 1 से इकट्ठे फाइट की थी। मतलब इन दोनों का पावर लेवल थोड़ा बहुत कहीं मैच कर जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने ग्योमी के साथ इक्वल ग्राउंड पे मून 1 के अगेंस्ट फाइट की थी, और ना सिर्फ मून 1 को हराया बल्कि मुजान के साथ भी बड़ी लंबी फाइट इसने की थी। तो ग्योमी को बहुत ज्यादा टफ टाइम देना इतना तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो। लेकिन क्या होता अगर सानामा और रेंगोकू ये दोनों मिलकर ग्योमी से फाइट करते तो? वेल, ये दोनों ऑलरेडी मार्क के बगैर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर मार्क के साथ इनको ग्योमी से कंपेयर किया जाए तो हाँ, अब ग्योमी हार जाएगा। बट अगर ग्योमी भी अवेकन मार्क के साथ लड़े तो वर्स्ट आउटकम क्या हो सकते हैं वो मुझे तुम बताओगे।